हेलो एवरीवन, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लिनक्स कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। यानी हमारे पास लिनक्स सिस्टम तो है, वर्चुअल बॉक्स या वीएमवेयर दोनों में से किसी भी टूल के अंदर आपने लिनक्स को इंस्टॉल कराओ या उसकी वर्चुअल फाइल ओपन करी हो। हम चाहेंगे कि हमारा लिनक्स बेस्ट कॉन्फ़िगर रहे ताकि वो अच्छे से अपने सारे टास्क परफॉर्म कर सके और हमें कई सारे एरर से बचा सके। अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है, ट्रेनर से लाइव जूम क्लासेस के जरिए डायरेक्ट इंटरेक्शन करा के अपनी एरर्स को, अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे आप फिल करके आज ही इनरोल कर सकते हो अपने फेवरेट कोर्स में। तो सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन हम हमारे मशीन के रिसोर्सेज का करेंगे। यानी हमें क्या करना है, हम अपनी काली मशीन पे गए, एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको जो जो रिसोर्सेज अलॉट कर रखे हैं, जैसे रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया या कुछ भी एक्स्ट्रा डिवाइस हो गया, उसको हम मैनेज करेंगे यहाँ पे। तो जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले रैम का ऑप्शन शो कर रहा है। अब रैम किस बेसिस पर अलॉट करनी है यहाँ पे, तो जो ग्रीन एरो है ये हमें डिफाइन कर रहा है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 2 GB में भी वर्क कर सकता है, ठीक है। लेकिन मेरे पास टोटल 16 GB की रैम पड़ी है, तो मैं वहां क्या कर सकता हूँ, सर मैं उसको 4 GB के अप्रॉक्स की रैम अलॉट कर सकता हूँ। सर अगर हमारे पास 8 GB रैम होती तो मैं 4 से थोड़ा कम, आप कह सकते हो 3.5 या 4 के कुछ आसपास का रैम ही अलॉट करता, या 3 GB रैम जो है उतना ही अलॉट करता। जरूरी नहीं है वो 2 के मल्टीपल में ही हो, है ना। तो मैं यहाँ पे 3 GB रैम अलॉट करता अगर मेरे पास 8 GB रैम होती, बिकॉज आगे चल के मुझे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रैम अलॉट करने की जरूरत पड़ सकती है। और अगर एक टाइम पे 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यूज लेने की जरूरत पड़ी, तब वहां सिस्टम ज्यादा लैग करेगा, यानी हैंग हो सकता है। तो हमने यहाँ पे 3 GB के अप्रॉक्स रैम कब देंगे, जब 8 GB, और अगर 4 GB रैम है तब हम 2 GB रैम ही अलॉट करेंगे, ठीक है। बट क्योंकि अभी हमारे पास 16 GB रैम है, तो मैं यहाँ पे से 4 GB रैम जो है अलॉट कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रोसेसर्स की, तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स में 2 सिलेक्ट करा है एंड कोर्स पर प्रोसेसर्स में 2 सिलेक्ट करा है, जिसके बाद मेरे पास टोटल कोर्स जो है प्रोसेसर्स की वो 4 हो चुकी है। और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें तो 80 GB का बाय डिफॉल्ट इसके पास है, जिसमें फिलहाल हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद CD DVD का ऑप्शन है, यहाँ भी हमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। लेकिन नेटवर्क अडेप्टर की अगर हम बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका नेटवर्क अडेप्टर नेट ही रहना चाहिए यहाँ पे, ताकि आगे के लैब्स में हम जो एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे वहां आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस फेस करने को ना मिले, ठीक है। नेट और कुछ नहीं है, हमारे वर्चुअल मशीन का एक प्राइवेट नेटवर्क है, जिसकी मदद से इस वर्चुअल मशीन में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनेंगे वो सब एक लोकल एरिया नेटवर्क में आ पाएंगे और सब आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन वो वर्चुअल मशीन बाहर किसी भी मशीन से, विंडोज से, हमारे आसपास के सिस्टम से कम्युनिकेशन नहीं करेगा, जो हमें सेफ भी बनाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूएसबी कंट्रोलर का ऑप्शन है, जहां पे हम ध्यान रखेंगे कि ये जो यूएसबी के ऑप्शन है ये टिक रहे, क्योंकि आगे चल के अगर हम वाईफाई हैकिंग जैसी चीजें अप्लाई करते हैं तो उस केस में वाईफाई अडेप्टर प्लग करने पर वो शो होना चाहिए, और वो तभी होगा जब ये जो ऑप्शन है ये टिक रहे, यानी हम यूएसबी डिवाइसेस को एंटरटेन करें, यानी उसे ऐड करें। साउंड कार्ड्स बाय डिफॉल्ट सेटिंग सही है, डिस्प्ले की सेटिंग्स भी बाय डिफॉल्ट सही है, फिलहाल इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन हम नहीं करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब हम हमारी मशीन को स्टार्ट करेंगे। आप में से काफी लोग काली मशीन को पहली बार स्टार्ट कर रहे होंगे, और अगर पहले से यूज ले भी रहे हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा मेरे साथ कि अब हम जो मशीन के अंदर की कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं, ताकि वो हमें एरर से बचाए, अच्छे से वर्क करे, सॉफ्टवेयर लेटेस्ट से लेटेस्ट लाके दे, उसके लिए जो जो सेटिंग्स अभी मैं करके बताने वाला हूँ वो सब आप लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर पहली बार यूज ले रहे हो तो उसको अप्लाई कर लेना। सो यहाँ पे हमारे पास लॉगिन पेज आ चुका है, जिसके बाय डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स काली काली रहेगा, यानी यूजर नेम भी काली होगा, पासवर्ड भी काली ही रहेगा। हमने एंटर प्रेस करा, हम लॉगिन हो चुके हैं हमारी काली मशीन के अंदर। हमने बेसिक टर्मिनल का जो इंटरफेस था वो देख लिया था, यानी हमें कुछ बेसिक कमांड समझ आ गए थे। अब वहीं पे जाकर हम मॉडिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है अपनी काली मशीन में उसे अच्छा कॉन्फ़िगर करने के लिए कि वहाँ इंटरनेट सर्विसेज यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमें जो नेटवर्क चाहिए वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम बेसिक टेस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले सर अपने टर्मिनल को स्टार्ट करेंगे, हम इसे जूम कर लेते हैं और रूट परमिशंस दे देते हैं यहाँ पे sudo su कमांड के जरिए, और कमांड लिखेंगे हम ping space google.com। ऐसा करने पे क्या होगा कि सर हमारे सिस्टम से कुछ पैकेज जाएंगे गूगल तक और वहां से रिप्लाई लेके आएंगे, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि इस सिस्टम में नेटवर्क सर्विसेज अच्छे से काम कर रही है, यानी इंटरनेट अच्छे से वर्क कर रहा है। तो हमने एंटर प्रेस करा, अब देखते हैं क्या रिप्लाई लेके आते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिप्लाई लेकर आ रहा है कंट्रोल C के जरिए। इस रनिंग प्रोसेस को मैं रोक दूंगा। एक और चीज आप सभी को बता देता हूँ कि अगर कोई भी प्रोसेस चल रहा है, आप उसे बीच में रोकना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कंट्रोल C शॉर्टकट का यूज लेते हैं। जैसे आप कंट्रोल C दबाओगे उसका मतलब है चलते हुए प्रोसेस को बीच में रोक दिया जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस प्रोसेस को रोक दिया, और इस प्रोसेस ने हमें ये बताया, देखो ping google.com, गूगल का IP दिखाया और बोला कि सर आपके सिस्टम से पैकेज जा रहे हैं,
इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, इसका मतलब मेरे सिस्टम के पास इंटरनेट सर्विसेज है। इन केस सर यहाँ पे अगर ये वर्क नहीं कर रहा होता, यानी अगर हम पिंग नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, पहले तो जाके यहाँ पे राइट हैंड साइड में चेक करते हैं कि हम इथरनेट से जुड़े हुए हैं या नहीं। फिर भी नहीं करता तो हमें कमांड रन करते हैं। मैं डिस्प्ले को क्लियर कर देता हूँ। अगर सर नेटवर्क सर्विसेज वर्क नहीं कर रही है तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे सर्विस नेटवर्क मैनेजर रीस्टार्ट। इसकी मदद से क्या होगा कि सर हमारा जो ओवरऑल नेटवर्क मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस है वो रीस्टार्ट हो जाएगा, रिबूट हो जाएगा, जिससे कोई अगर कॉम्प्लिकेशंस आ भी रहे हैं, कोई इश्यूज हो भी रहे हैं, तो वो अपना रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर सर इसके बाद भी रिजॉल्व ना हो तो हमें वापस हमारी वर्चुअल मशीन सेटिंग्स में जाकर, यानी काली की सेटिंग्स में जाके देखना पड़ेगा कि उसका जो नेटवर्क अडेप्टर है वो NAT नेट ही सिलेक्टेड हो। तो यहाँ पे सर हमने ये कंफर्म कर लिया नेटवर्क सर्विसेज वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। इसके बाद आपका इंटरनेट सर्विस चालू हो जाएगा, इंटरनेट वर्क कर रहा होगा। इसके बाद किस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि सर हमें नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम APT का यूज लेते हैं। APT क्या है? APT सर काली लिनक्स का या लिनक्स का प्ले स्टोर है। जैसे हमारे एंड्रॉइड में प्ले स्टोर होता है जो हमें लेटेस्ट से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर लाने में मदद करता है, इंस्टॉल करने में मदद करता है, अपडेट करने में मदद करता है और अनइंस्टॉल करने में भी हेल्प कर सकता है। तो वैसे ही हमारे लिनक्स के पास भी खुद का प्ले स्टोर है जिसका नाम APT है। इसकी मदद से हम हमारे लिनक्स के टूल्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं, पैकेजेस जो है डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर APT को यूज लेने से पहले अक्सर होता यह है कि हमारे पास इसकी एक कॉन्फ़िगरेशंस यानी सेटिंग फाइल होती है जो अपडेटेड नहीं होती, जिसकी वजह से जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं वो हमें एरर दिखा देता है कि हमारे पास ये टूल नहीं है। तो हमें सबसे पहले हमारे APT को अपडेट करना पड़ेगा या APT की सेटिंग्स अपडेट करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं लिखूंगा cd/etc/APT। हम जानते हैं ETC का मतलब है एक ऐसा फोल्डर जो हर एक सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशंस फाइल यानी सेटिंग्स की फाइल अपने पास रखता है। तो मैं ETC फोल्डर में APT के अंदर गया, यानी मैं APT की सेटिंग्स फाइल्स को एक्सेस करना चाहता हूं। एंटर प्रेस करा, ls लिखा, तो यहाँ पे कुछ फाइल्स मेरे सामने पड़ी है, जिनमें से sources.list नाम की जो फाइल है मुझे इसमें मॉडिफिकेशन करना और केवल पहली बार करना है। यानी आप में से जितने लोग पहली बार लिनक्स मशीन को यूज ले रहे हैं वहां पे उन लोगों को इस फाइल में जाना है और कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं। तो हमने लिखा gedit स्पेस sources.list और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कुछ ऐसी फाइल विजिबल होगी, आपके सामने कुछ ऐसा डेटा आ रहा होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप सही लोकेशन पे जाके इस फाइल को ओपन करें, है ना। यानी ETC APT के अंदर जाने के बाद ही sources.list को ओपन करें और रूट परमिशन में रन करें। तो जब हमने इसे ओपन करा हमने देखा कि लाइन नंबर 2 इकलौती ऐसी लाइन है जिसके आगे हैश नहीं लिखा हुआ, बाकी सभी लाइंस के आगे हैश लिखा हुआ है और ये हैश क्या कर रहे हैं, इन लाइंस को कमेंट बना रहे हैं। यानी ये लाइन अभी वर्क नहीं कर रही। जिस भी लाइन के आगे हैश लिखा हुआ दिखे आपको किसी फाइल के अंदर, तो नॉर्मली उस हैश का मतलब होता है कि हम इस लाइन को एक कमेंट बना रहे हैं, एक नॉर्मल टेक्स्ट बना रहे हैं, चाहे वो कोई कोड हो या फिर कोई URL हो या फिर कोई अच्छा खासा फंक्शन हो। हैश लगाने से वो काम करना बंद हो जाता है क्योंकि वो एक कमेंट बन जाता है। तो हमें यहाँ पे एक नॉर्मल सा मॉडिफिकेशन करना है, एक नॉर्मल सा चेंज करना है कि जो लाइन नंबर 5 है जहाँ पे डेब SRC आप सभी को लिखा हुआ विजिबल होगा, हमें वहां पे जाना है और उसके आगे से ये स्पेस और हैश को हटाना है ताकि हम इस लाइन को एक्टिवेट कर सके। ये हमारा दूसरा सोर्स है, आप कह सकते हो एड्रेस है, जिसकी मदद से हमारा प्ले स्टोर यानी APT मुझे लेटेस्ट से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर लाके दे सकता है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इसके आगे से हैश हटाया, फाइल को सेव करा Ctrl+S के जरिए या फिर इस बटन पे क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं और मैंने इसे क्लोज कर दिया। तो अब हमारी जो sources.list थी यानी प्ले स्टोर की फाइल थी वो अपडेट हो चुकी है ताकि वो मुझे नए से नए सॉफ्टवेयर लाके दे सके। इसको यूज लेते ही हमारी एक ड्यूटी है कि हम APT अपडेट कमांड जरूर रन करें ताकि हमारा प्ले स्टोर अपने सारे URLs को रीड कर ले जहां से वो मुझे सॉफ्टवेयर लाके दे सकता है। यानी इसकी मदद से मैं मेरे प्ले स्टोर को अपडेट कर रहा हूँ। अभी अभी मैंने क्या करा था, प्ले स्टोर की सेटिंग सही करी थी। अब मैं प्ले स्टोर को कह रहा हूँ कि अपनी सेटिंग्स जो है वो अडॉप्ट कर लो यानी अपडेट हो जाओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट हो रहा है। हम इसे थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि आपको और अच्छे से विजिबल हो। तो 98% जो है अपडेट हो चुका है और आई थिंक कंप्लीट हो ही गया है इसका अपडेट का वर्क। ऐसा करने के बाद आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहें बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे होंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि हम कितने तरीकों से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन के अलावा और क्या नॉर्मल प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती है और क्या क्या इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं, स्टार्टिंग में क्या कॉन्फ़िगरेशंस करनी चाहिए। तो सर हम यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारे पास कुछ फाइल्स है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं gedit/etc/host name, है ना, पहले होस्ट नेम में चलते हैं और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है काली वो ही रहे। आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे होंगे पहले जहाँ पे मैंने विंडोज अप्लाई करा था अनोनिमस रहने के लिए, जो गलत नहीं है, सही है।
बट जब अनोनिमस रहने की जरूरत हो केवल तभी यहाँ पे वो मॉडिफिकेशन करना चाहिए, फिर वापस अपने नॉर्मल यूजर का नाम जो पहले लिखा हुआ था वो लिख देना चाहिए। बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इंटरनली काली के कुछ ऑपरेशंस में धीरे धीरे करके एरर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और ऐसा भी हो सकता है इस वजह से कि आप लोग अपनी काली मशीन को लॉगिन ना कर पाए। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो होस्ट नेम है वहां पे बाय डिफॉल्ट अगर काली लिखा हुआ था तो काली ही रहे। अगर आपको कभी अनोनिमस रहना है तो उस वक्त आप यहाँ पे विंडोज या एक नॉर्मल होस्ट का नाम लिख सकते हो, लेकिन उसे वापस अपना काम कंप्लीट होते ही, अपना टास्क पूरा होते ही चेंज कर दीजिएगा। पुराना जो टेक्स्ट लिखा हुआ था, पुराना जो डेटा था, वापस ले आइएगा। हमने इसे सेव करा, क्लोज कर दिया। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फिलहाल बिल्कुल सही है। इसके अलावा HOSTS नाम की एक फाइल होती है, हमें वहां भी जाके देखना है कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कह रही है। यानी यहाँ पे हमारे डोमेन्स के नेम और उनके IP एड्रेसेस हमें लिखे हुए दिख जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सब कुछ सही है, सब कुछ वेल कॉन्फ़िगर्ड है। आप अगर अपनी मशीन ओपन कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि सारी चीजें बिल्कुल सेम दिख रही हो। अगेन मैं इसे सेव करूंगा और क्लोज कर दूंगा, तो हमारी जो बेसिक लिनक्स कॉन्फ़िगरेशंस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये कॉन्फ़िगरेशंस हमारे अलग अलग तरीकों से हेल्प करती है। अगर आप पहले ये कॉन्फ़िगरेशंस कर लेंगे तो बहुत सारी एरर्स से आप ऐसे ही बच जाएंगे। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, जहां पे हम देखेंगे कि अलग अलग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तब तक अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, इस चैनल को अभी वो प्यार और सपोर्ट नहीं दिया है, तो स्टूडेंट्स सब लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।